हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जो मैं कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन डाले थे उसका भी वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। आराम से पूरे वीडियो को देखिए। और आज भी मैं दो मॉडल सेट का 40 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैं उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग को आराम से जो है उसका फ़ायदा हो सके। और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। जहाँ भी कोई त्रुटि हो तो थोड़ा कमेंट्स कीजिए, आप लोग भी मैनेज कीजिए। हम लोग का जो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जो पहला अभी जो मॉडल सेट है उसका मैं 20 क्वेश्चन, फिर इसी में 20 क्वेश्चन दोनों इंक्लूड करके 40 है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। अब देखिए, ये वर्ड जो है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है: संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को। तो आप लोग को मोटे तौर पर बता दें कि डाटा को भी सूचना ही कहते हैं। जो भी आप लोग देते हैं एक तरह से डाटा ही तो है, कि डाटा को भी क्या हम लोग सूचना हो सकती है, जिसे कंप्यूटर में को प्रयोग करता है। डाटा किसको कहता है? उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो प्रयोग करता है, इसीलिए उसको डाटा बोलते हैं। अनेक कार्यों के लिए आप उसको ये क्या करता है, सेव करके रखता है। और कंप्यूटर जो है डाटा को जो प्रोसेसिंग कर या कंप्यूटर को जो संग्रहित की जानकारी होता है उसको जो अपने कलेक्ट करके रखता है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है, जैसे टेक्स्ट के रूप में दिया, मैसेज के रूप में, ऑडियो के रूप में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अन्य प्रकार से आपको ये डाटा देता है। यही तो डाटा है। तो आपके द्वारा दी गई जो भी सूचना है सभी डाटा कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कि 8 बिट का जो शब्द है, 8 बिट शब्द की लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर की खाली स्थान दिया है कि कितना बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है। कल अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 8 बिट का डाटा जो है एक शब्द में एक अक्षर को कलेक्ट करने के लिए एक साथ प्रोसेस करता है। तो ये 8 बिट डाटा जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रोसेस का काम करता है 8 बिट डाटा। और आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर जो है सिर्फ जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो 0 और 1 है। तो कल आप लोग को बता भी दिए थे कि 8 बिट को इतना क्या बोलेगा, इतना जल्दी, इतना तेजी से वे कंबाइंड करता। तो हम लोग को पता नहीं चला कि माइक्रो सेकेंड लग रहा है कि मिनी सेकेंड में कर दे रहा है। इतना फास्ट काम करता है जो हम लोग कितना जल्दी इस वर्ड को, इस नॉमरिकल वर्ड को 0 1 को इतना तेजी से बीट में कन्वर्ट करके अक्षर में कन्वर्ट कर देता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता। तो याद रखिएगा 8 बिट। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख रही है, उसको बोलता है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल को सिग्नल प्रसारित करता है। ये जो हम लोग सिग्नल भेजते हैं, ये जो सिग्नल प्रसारित करता है, ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा होता है। यानी डेटा बस के माध्यम से, या एड्रेस बस, या डाटा बस, या एड्रेस बस दोनों, या कंट्रोल बस। तो आप लोग देखिए कि कोई भी कंप्यूटर को अगर आप कोई चीज़ भेजिएगा तो उस घटक को दूसरे घटक तक को भेजने के लिए जो कमांड और कंट्रोल का सिग्नल को जो प्रसारित करता है, इस कंट्रोल और सिग्नल का नाम बता दें। इसका नाम है ऑप्शन डी, जो आपका बिल्कुल सही है, कंट्रोल बस। क्योंकि आप कमांड को कंट्रोल से ही आप लोग क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर छुपा हुआ रहता है। तो कभी कभी अगर जिसको नहीं मालूम हो, थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगा करके भी आंसर का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से दिए, सिर्फ आपको सिलेक्शन की ज़रूरत है। तो देख लीजिए आप लोग आराम से उसको पढ़िए। और कभी कभी कंट्रोल, कोई चीज़ जो कंट्रोल करता है ना, तो ये कंट्रोल सिग्नल करने के लिए जो हम लोग पाथ का यूज करते हैं उसी को कंट्रोल बस बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, 94 नंबर क्वेश्चन है कि ओरेकल क्या है। ये बता देते हैं आपको। ओरेकल जो एक डाटा सॉफ्टवेयर है, क्या है? ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है, उसको आप लोग याद रखिएगा। डाटा सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। ये डाटा सॉफ्टवेयर है ओरेकल। और इस चीज़ को आप लोग अगर जान रहे हैं तो ये बोलता है कि एक परिचालन तंत्र है, एक शब्द संस्थापक सॉफ्टवेयर है, या डाटा सॉफ्टवेयर है, या ए और बी दोनों में से। तो अगर आप लोग को बता दिए तो पता होगा कि ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ओरेकल क्या करता है कि ये डाटा को
हमेशा अपने जो है कॉर्पोरेट उसका जो है निर्माण कौन किया था, तो ओरेकल कॉर्पोरेशन किया था, याद रखिएगा। ओरेकल कॉर्पोरेशन किया था, और उसमें जो है RDBMS के लिए भी ये काम किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है। देखिए, पावर का कौन सा विकल्प नहीं बचता है, ये पूछ रहा है। बंद करना, ये तो पावर विकल्प है, अगर सिस्टम में आप पावर हटा देंगे तो विकल्प है, बंद हो जाएगा। स्लीप करना, उसको भी आप निद्रा या स्लीप बोलते हैं, वो भी हो जाएगा आपको पावर से। शीत निद्रा, उसको भी हाइबरनेट, वो भी पावर का है। लेकिन लॉन्ग लॉग आउट जो है ये पावर का विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि ये लॉग आउट जो है ये पावर का विकल्प नहीं है। और ये जो है आप लॉग आउट के बारे में आप लोग को बता दें कि लॉग आउट को कहता क्या है, उसको भी आप लोग जान लीजिए कि लॉग आउट अर्थ होता है उसका इंट एक्सेस सिस्टम। इंड इंड जो करते हैं आप लोग, एक्सेस करते हैं, उसी को बोलते हैं इंड एक्सेस सिस्टम। उसको एक्सेस करते हैं, यही सिस्टम होता है ना, इंड एक्सेस सिस्टम। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इंड एक्सेस सिस्टम होता है उसका, किसका, ये जो है आपको लॉग आउट का। और एक तरह से जान ले कि ये जो लॉग आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को लॉग आउट कर देते हैं, तो उसमें पावर का कोई कंज्यूम तो होता नहीं, लॉग आउट हो जाता है तो उसमें पावर का कोई ऑप्शन नहीं है, ये पावर विकल्प नहीं है लॉग आउट होना। वो आराम से आप लॉग आउट हो सकते हैं, तो आप लोग जान लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड करने यानी निकालने के लिए या लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, बिना कोई पढ़े क्वेश्चन का जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहता। पढ़ के समझ जाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा आप लोग। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग बने रहिए हमेशा इस चैनल पर, क्योंकि MCQ क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। देखिए, तो इसमें क्या है कि किस विकल्प का प्रयोग किया गया है कि किसी भी फाइल को फाइंड करने और लोड करने के लिए। तो ये देखिए, बोलता है क्लोज कमांड को सेलेक्ट करके, कभी नहीं, इसको क्या करना है, न्यू कमांड को सेलेक्ट करके, ये भी नहीं करना है। सेव कमांड को सेलेक्ट करके, इसका क्या काम, हमको सेव का तो कमांड करना नहीं है। तो कोई चीज़ को करने के लिए हमको फाइल को ढूंढना है तो ओपन करना होगा ना। किसी भी फाइल को ढूंढना है तो क्या करना होगा, ओपन करना होगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ओपन कमांड चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही। आप लोग जो है ओपन कमांड पर जाएंगे, जो भी फाइल ढूंढेंगे उस नाम से सेव किए होंगे, आराम से उसको आप लोग सेव कर लेंगे, और उसका जो है आप लोग यूज करेंगे ओपन कमांड का। कौन सी, कोई भी फाइल को ढूंढने के लिए या लोड फाइल को ढूंढने के लिए, ठीक है, जो आप लोड करके रखें उस फाइल को ढूंढने के लिए ओपन कमांड को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, शॉर्टकट की मतलब शॉर्ट की जो होता है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने होगा तो एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे आप लोग को, इसमें देख लीजिएगा कि शॉर्टकट जो की होता है ये उसी को बोलता है शॉर्टकट कुंजी। ये शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा शॉर्टकट की, तो अल्ट प्लस इंटर। अल्ट इंटर दबाने से क्या होगा, ये पूछ रहा है आपको। चार ऑप्शन है, ए प्रोग्राम को दूसरे तक जाने के लिए, कभी नहीं। चयनित आइटम को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, है ना। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, बी ही होगा, क्योंकि चयनित जो आप लोग चयन करेंगे जिसको फाइल को खोजना है, उस फाइल पर अगर आप चयन किए हैं, अगर अल्टर इंट दबा देंगे तो आप प्रॉपर्टी इसमें दिखाएगा इसका। इस प्रॉपर्टी में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, एक बार आप लोग करके देखिएगा जिसके पास सिस्टम है। ऐसे तो अभी सबके पास सिस्टम है। अलग विंडो को नया टैब खोलना ये नहीं है, सिस्टम को बलपूर्वक शट डाउन कर देना, ये सब इस अल्ट प्लस इंटर की दबाने से सिर्फ ये काम होगा कि चयनित आइटम का प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिए, ये बोलता है कि इनमें से कौन सा एक जो एक SMS ऑफिस में वैध एक्सटेंशन नहीं है। आप लोग को कल हम बताए थे, अगर एक्सटेंशन नहीं है ये पूछ रहा, तो ये .doc जो है ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है, जो हम कल आप लोग को वीडियो में बता दिए थे। ये जो है POT के बारे में जान लीजिए। POT MS पावर पॉइंट के जो एक्सटेंशन है, ये क्या है, ये MS पावर पॉइंट का है, ये पावर पॉइंट का है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो है था MS वर्ड का था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये MS वर्ड का है, ठीक है। और ये जो है .xlms और .pptl, ये जो है आपका .pptl, यही आपका बिल्कुल इसका 98 का सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो है एक्सटेंशन MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इसका सही जवाब है। ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है, जो अभी नया वर्जन जो आया है इसका एक्सटेंशन अभी देखिएगा कि .docx जो है एमएस वर्ड में देता है, एमएस पावर पॉइंट का ये है एक्सटेंशन। अगर नहीं जानते सीट पर रट लीजिएगा, अब इतना समझने की टाइम नहीं है आप लोग के पास, खास के जीएसएससी सीजीएल के लिए। अगर आप लोग कोई कंपटीशन का तैयारी आदाब समझ के नेट पर सर्च करके आराम से आप लोग आगे बढ़ेंगे। और .xlsm में जो है ये जो है किसके लिए है, तो ये फाइल एक्सटेंशन जो है ये भी एक्सेल 2007 में नए बनाए गए हैं, उसमें माइक्रो सक्षम वर्कबुक फाइल में जो सेव करिएगा तब ये आपको दिखाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अक्षरों को नीचे जो लाल यानी रेड वे रहता है, ये अंडरलाइन किस लिए दिया हुआ रहता है, ये बोलता है। तो आप लोग कभी लिखे होंगे एमएस वर्ड में, तो कभी कभी जो है ना रेड आ जाता है, ये ग्रामेटिकली जो है ना ये नहीं है, ये स्पेलिंग त्रुटि रहता है। स्पेलिंग में कहीं आप लोग त्रुटि रहता है तो ये आपको दिखाएगा कि जो है ये आपको स्पेलिंग जो एरर है उस पर राइट क्लिक करके बहुत सारा ऑप्शन देता है, तो उसमें से आपको लगता है कि ये सही है तो सेलेक्ट कर दीजिए, फिर ये रेड वाला आपको यहाँ से हट जाएगा। तो अगर पूछ दिया कि रेड को हटाना होगा तो क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करके करेक्ट जो चूज करके भी कर सकते हैं, जो उसके जो दिया हुआ रहता है ग्रामेटिकली टूल्स होता है उसमें बाय डिफॉल्ट जो उसमें बहुत बहुत सारा शब्द रहता है, तो वे चेक करके आपको दे देता है। अगर ब्लू रहता है तो ग्रामर उसमें ग्रामर त्रुटि रहता है, अगर ब्लू कलर से रहेगा, रेड कलर में स्पेलिंग त्रुटि आता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, स्पेलिंग त्रुटि होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि एमएस वर्ड के पृष्ठ के अंत में बोलता है पैराग्राफ के किसी भी शब्द को विवरण लिखने का निम्नलिखित में किस विकल्प को चूज करते हैं, फुटर का, टेबल का, या फुटर नोट का, या इंड नोट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटर नोट का प्रयोग करते हैं। अब ये फुटर नोट के बारे में भी कुछ आप लोग को बता दें, ये जो होता है ना फुटर नोट, ये सबसे क्या है कि ये जो एमएस वर्ड में फुटर नोट पेज के अंत में पैराग्राफ का एक शब्द विवरण लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका अगर शॉर्टकट की पूछेगा तो याद रखिएगा अल्ट अल्ट प्लस कंट्रोल दबाइएगा, अल्ट कंट्रोल दबाइएगा, है ना, याद रहेगा ना, अल्ट CTRL कंट्रोल, अल्ट CTRL दबा करके और एफ बटन को, फाइंड बटन को क्लिक कीजिएगा। तो अल्ट अल्ट CTRL है ना प्लस एफ, अल्ट कंट्रोल एफ दबाइएगा, याद रखिए अल्ट कंट्रोल एफ दबाने से फुटर नोट आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के, यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, चार ऑप्शन है देखिए, ए में कहता है उसको GRFP बोलेंगे, या स्पेल चेक बोलेंगे, या ऑटो करेक्ट बोलेंगे, या सर्च एंड फाइंड बोलेंगे। तो उसका सही होगा कि उसको हम लोग ऑटो करेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वर्ड का डॉक्यूमेंट को अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला जो फंक्शन होता है उसको ऑटो करेक्ट बोला जाता है। आप लोग जानते भी होंगे ऑटो करेक्ट के बारे में कि ऑटो मोड में डाल दो, जो भी चीज़ होगा ऑटोमेटिक ले लेगा, तो वही वर्ड में होता है। एमएस वर्ड पर काम करिएगा तो बहुत सारा गलती को अपने आप ठीक कर लेता है, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट में ये फंक्शन टूल्स में डाला हुआ रहता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में डेटा विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त टूल का प्रयोग करता है। डेटा को विश्लेषण करने का जो टूल्स होता है सबसे अच्छा टूल्स क्या है, एमएस वर्ड है, या एमएस एक्सेल है, या एमएस एक्सेस है, ये एक्सेस था, एक्सेल है, या पावर पॉइंट है। तो इसका सही देखिए, डाटा को विश्लेषण करने का जहाँ तक बात आता है तो इसका सबसे अच्छा है ऑप्शन सी, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जितनी भी ऑफिशियली वर्क होता है, क्योंकि उसमें फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, किसी का मार्कशीट बना सकते हैं, कि मतलब बहुत सारा वर्क जो होता है ऑफिशियली वर्क हमेशा एमएस एक्सेल पर किया जाता है, इसीलिए आप लोग हमेशा उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देखिए, ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट, ये जो आपको है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इसके बारे में दिया है, क्या ये वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। वर्कशीट के टेक्स्ट और संख्या दोनों नहीं हो सकते, ये गलत है। ये यहाँ हो सकता है, नहीं कैसे नहीं हो सकता, ये
बिल्कुल गलत है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर देख लीजिए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्या में दाईं ओर संरेखित होगा, बिल्कुल सही है। डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा बाईं ओर संरेखित होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं होता, यहाँ नहीं होगा, इसलिए ये कथन गलत है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है 103 नंबर का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल्स में कंबाइन करने के लिए, देखिए एक या एक से अधिक सिंगल सेल्स को अगर कंबाइन करता है तो उसको आप क्या बोलिएगा। तो कोई भी चीज़ को हम लोग एक से दूसरा में जब ये कंबाइन कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मर्जिंग बोलेंगे। मर्ज कर दिए, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। जब ऊपर में आंसर मिल गया तो इतना ढूंढने की क्या जरूरत है। इसीलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी तथा निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर के नियंत्रित करता है, ये पूछ रहा है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं हम लोग फायरवॉल। और फायरवॉल में क्या होता है, फायरवॉल आप लोग जानते होंगे कि ये नेटवर्क का जो आप आईटी फील्ड में फायरवॉल बहुत काम करता है। कोई भी नेटवर्क उसको सुरक्षा के आधार पर उसका फायरवॉल लगाया जाता है कि कहीं कुछ हुआ तो आप यहाँ से बैठ के उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये किसी भी सिस्टम को, है ना, कंट्रोल और उसका नेटवर्क जो आगामी नेटवर्क है, एक नेटवर्क दूसरा नेटवर्क, जो अभी एमपीएलएस का जो सर्किट चल रहा है, मल्टीपल जो सर्किट चलते रहता है, तो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए अगर बोलेगा मल्टीपल जहाँ पर सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी का यूज करता है, तो यहाँ पर यूज होता है फेयरवेल का। याद रखिएगा, उसको फेयरवेल बोलते हैं, FIREWALL, फेयरवेल। उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, ऑप्शन इंग्लिश में भी रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ये जो आपका दिख रहा है क्वेश्चन कि क्या एस एम पी एस जो होता है, इसमें एस का बोलता है कि फुल फॉर्म क्या होगा, विस्तार रूप क्या होगा। तो आप जो एस होता है, ये एस का विस्तार रूप आपका फुल फॉर्म बताना है। अगर आप लोग को मालूम है तो जल्दी कमेंट्स कीजिए। इसका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, ऑप्शन ए उसका सही है। क्या है, SMPS बोलते हैं उसको, है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। आपको मिलान करना है कि कौन इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, स्टोरेज डिवाइस कौन है और आउटपुट डिवाइस कौन है। अगर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सही विकल्प क्या होगा ये आप लोग को बताना है, तो है ना। देखिए, तो इनपुट डिवाइस जो है ये आपका टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ए का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये क्यू, ये PQRS इसका नाम रखा है। तो आप लोग इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा होगा। तो इनपुट डिवाइस होगा टच स्क्रीन, ठीक है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा आपको रोम। रोम क्या है, प्रोसेस करता है, तो ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है, रोम। रीड ओनली मेमोरी, उसको भी फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, स्टोर करने का डिवाइस कौन करेगा ये पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से बताइए स्टोरेज डिवाइस कौन है। इसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। मेमोरी में क्या रहता है, हमेशा रीड ओनली, इसमें आप इसलिए रोम आप लोग गलती मत कीजिएगा, स्टोरेज डिवाइस में रोम मत मार दीजिएगा। ये सिर्फ आप रीड करने के लिए है, रीड ओनली मेमोरी, मैंने लिख भी दिया। एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको भी आप लोग मेमोरी के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेंगे, है ना। तो स्टोरेज डिवाइस में जो है ये होता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आप क्या बढ़ गया, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, आपको आउटपुट देता है, कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करना रहता है तो कंप्यूटर से आप प्रिंट मारते हैं तो वो तो आउटपुट डिवाइस हो गया, आपको आउटपुट पर प्राप्त होता है। तो उसका सही उत्तर आप लोग ढूंढ लीजिए। ए का हो गया क्या, क्यू। बी का पी, तो हो गया सॉरी क्यू, पहला का हो गया क्यू पी, इसके बाद SR, ये कहाँ पर है ढूंढिए, QPSR, QPSR, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। अब तो आप लोग को पक्का इसका पता होगा, नहीं पता है चलिए बता देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ पते नहीं रहता। तो मोबाइल फ़ोन जो है उसका आविष्कार जो किया था ये मार्टिन कूपर किया था। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। जोसेफ विल्सन और एडविन लैंड जॉन ये सब नहीं था, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में सस्पिशन हो इसलिए हम सब ऑप्शन नहीं आप लोग को बता रहे। कब किया था याद रखिए, 1970 ईस्वी में। ईस्वी भी याद रखिएगा कब किया था मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का 1970 में मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये अमेरिकी इंजीनियर थे, वो कहाँ के थे, ये जो है अमेरिका के थे, अमेरिका के थे, उसको याद रखिएगा। कहाँ के थे तो अमेरिका के थे, याद रहेगा। आप लोग नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत चीज़ आप लोग पहले से पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं तो आराम से याद रखिएगा, 1970 में अमेरिका इंजीनियर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फेसबुक का शुरुआत किस वर्ष की गई थी। सब क्वेश्चन बहुत बीबीए है, आप लोग आराम से देखिए। फेसबुक सबसे ज़्यादा अभी कम्युनिकेशन अति के दुनिया में, नेटवर्क के दुनिया में सबसे आगे है ये, सबको पीछे छोड़ते जा रहा है। फेसबुक पर बहुत लोग हमेशा जुड़ा हुआ था। तो फेसबुक का शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये 2002, 2004, 2008 या 2009। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। जो फेसबुक का शुरुआत जो है किसके द्वारा हुआ था, ये याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग। मार्क, याद रहेगा आपको, मार्क, मार्क क्या है, जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, याद रहेगा। ये 2004 में लाया था कौन, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का शुरुआत कब किया था, वर्ष 2004 में किया था, उसको भी आप लोग याद रखिए क्योंकि। और ये जो है ये निःशुल्क, ये पूछ देगा कौन ऐसा सोशल मीडिया है, एक सबसे अच्छा सोशल मीडिया है नेटवर्किंग साइट का, तो ये क्या है, निःशुल्क, उसमें कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर पूछ दे कि सबसे निःशुल्क अभी क्या है, तो निःशुल्क में अभी भी ये फेसबुक है जो 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा लाया गया था, उसको आप लोग याद रखेंगे 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं नहीं किया जाता है। तो ये नहीं किया जाता तो किस में, आप लोग को ये बताना उसका सही उत्तर क्या होगा। वो बोलता है कि बारकोड रीडिंग के लिए, या कटिंग में ड्रिलिंग के लिए, या माइक्रोवेव ओवन करने के लिए, या फिजियोथेरेपी के लिए। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा ये होगा माइक्रोवेव जो है ओवन होता है। माइक्रोवेव ओवन जो है इसमें उसका माइक्रोवेव ओवन क्या है ये बता देते हैं। ये एक लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है उसमें, इसमें कभी भी लेजर तकनीकी का माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है ना। उसको ओवन बोलते हैं, OVEN, उसको याद रखिएगा। इंग्लिश वर्ड कंप्यूटर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोग उसको माइक्रो बोलता है, माइक्रोवेव होता है ना, माइक्रोवेव ओवन, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये है उसका, उसमें जो है आपको किसका नहीं, लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और तीनों में किया जाता है उसको याद रखिएगा। वो जो वार्ड कोड रीडिंग है, कटिंग एंड ड्रिलिंग है, और फिजियोथेरेपी है, इस सब में लेजर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। कभी पूछ देगा कि किस में लेजर तकनीकी की, यहाँ एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ तीन तीन क्वेश्चन है। लिख देगा परीक्षा में फिजियोथेरेपी में कौन सा तकनीकी यूज किया जाता है, पूछ देगा कटिंग ड्रेसिंग में कौन सा यूज किया जाता है तो लेजर तकनीकी, बार कोडिंग में किसका यूज किया जाता है तो लेजर तकनीकी। लेकिन अगर माइक्रोवेव ओवन लिखा हुआ है तो वहाँ पर लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए अब दूसरा सेट का फिर 20 क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये पूछ रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। नहीं डाल डाल के स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है ना। कंट्रोल जो परीक्षा लेता है वो नहीं वाला वर्ड जो डालता है ना बहुत कंफ्यूज डालता है। अब देखिए कहता है कौन सा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, तो अब हमको बताइए इसमें कौन सा नहीं है, कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लोग को पता है तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और इसका बोलता है कि रजिस्टर्स यूनिट या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है आपका
ये जो आप देख लीजिए इसमें क्या होगा कि सबसे मेन है कि इसका ये जो है ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम आपको पल ऊपर वाला में बता दिए थे फुल फॉर्म रोम और रैम का। इसका रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते हैं उसको। रैम जो उस पर आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, और कंप्यूटर के साथ जो मेमोरी लगा हुआ रहता है, जो कभी आप मिट नहीं सकते, उसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो रोम बोलते हैं उसको, रीड ओनली मेमोरी, उसको भी याद रखिएगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों क्या है, कंट्रोल यूनिट का भाग है। एएलयू उसको बोलते हैं, उसको भी याद रहेगा। अर्थमेटिक एएलयू पूछता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, ये है कंट्रोल यूनिट, यानी सीयू बोलते हैं उसको, सीयू इसका बोलते हैं, सीयू इसको बोलते हैं शॉर्ट में एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए। और ये आपका रजिस्टर्ड है ना, जो आपको क्या सीपीयू का एक भाग है, रजिस्टर्ड क्या है, एक सीपीयू का भाग है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का था, कंप्यूटर की मेमोरी या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम आप लोग ऊपर बता दिए थे एएलयू, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी क्या बताता है कि किसी कार्यक्रम या इंटरकनेक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ये जो इंटरकनेक्शन होता है उसको किस प्रकार की जो रिएक्शन देना है, प्रतिक्रिया देना है, ये पूछ रहा है। तो ये कैसा देगा, ये पूछ रहा है आप लोग को। तो ये जो है आपको एक स्टोरेज यूनिट में या इनपुट डिवाइस में या कंट्रोल यूनिट में या लॉजिक यूनिट में, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, जो ऊपर में आपको बताए भी थे कि कंट्रोल यूनिट की मेमोरी जो होता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट डिवाइस, सबको ये क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। तभी तो आपको जब तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, उसको नहीं बताएगा कि क्या करना है, ये प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो ये प्रतिक्रिया करने का जो इंस्ट्रक्शन देने का जो काम करता है ये है कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन बी जो आप सी, सॉरी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर को दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बोलता है कि जब एक कंप्यूटर को दो प्रोसेसर लगाए जाएं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल प्रोसेसिंग या सिवलेशियल प्रोसेसिंग या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या पैरेलल करता है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आप लोग को पता है तो बताइए, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरेलल। क्यों, क्या, जब पैरेलल करेंगे ना, ये डबल तो कर नहीं सकते, दोनों को डबल कर रहे हैं नहीं ना, पैरेलल कर रहे हैं। जब एक कंप्यूटर में दो दो प्रोसेसर लगाइएगा तो उसको पैरेलल बनाइएगा ना, तो उसी को पैरेलल बोलते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा कि एक कंप्यूटर को ये क्या करता है, पैरेलल करने का काम करता है। ताकि उसमें क्या, उसका क्या क्यों करता है, क्योंकि उस काज करने में जो गति वृद्धि होती है, उसके साथ साथ कई प्रोग्राम अलग अलग जो एक्सटेंशन करा करके उसको प्रतिक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। उस तरह से हम लोग को कार्य में वृद्धि करने के लिए पैरेलल कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको कि विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट खाली स्थान के द्वारा क्या करता है, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है ये पूछ रहा है। जहाँ पर विभिन्न एप्लीकेशन रहेगा और डॉक्यूमेंट रहेगा तो किसके द्वारा आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पर लिखल है सिबल्स या लेवल्स या ग्राफ या आइकन। तो आप लोग को पता चल गया होगा उसका जवाब। तो उसका सही जवाब है आइकन। यहाँ पर डुप्लीकेट आइकन के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, सॉरी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो है वो आइकन द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसका ये कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। आइकन क्या होता है कि एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। आइकन क्या है, याद रखिएगा, ये एक ग्राफिकल है, ये ग्राफिकल आइकन है। ये क्या है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हैं, उसको आप लोग याद रखेंगे। हमको पता था, आप लोग को पता होगा, चलिए लिख देते हैं। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कौन, आइकन क्या है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये आपको मॉनिटर, ये जो होता है ना, ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं कि ये आपको एक मॉनिटर के एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाते रहता है, ठीक है। अब चलिए वर्ड प्रोसेस यहाँ पूछ रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए
जो क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के तहत जो फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल का नाम को क्या बोलते हैं? ये बोलता है डाटाबेस फाइल बोलते हैं, स्टोरेज फाइल बोलते हैं, वर्कशीट फाइल बोलते हैं, या डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। उसको बोलते हैं हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट के फाइल को अगर वर्ड प्रोसेसिंग में अगर के जरिए उसको क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। इस डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। उसको .doc बोलते हैं। अभी तो नया वाला में चेंज कर दिया है, .doc बोलते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल को क्या बोलते हैं? .doc। उसको आप लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट के प्रथम 3 अक्षर जो है उसमें लेकर बनाया जाता है, इसलिए .doc उसमें लिखा हुआ रहता है। उसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज में बाय डिफॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाता है, देखिए क्या बोलता है, विंडो में जब बाय डिफॉल्ट कोई फाइल जब डिलीट हो जाता है तो उन्हें भेजा जाता है, कहाँ भेज देंगे? अगर बाय डिफॉल्ट अगर डिलीट हो जाए तो कहाँ चल जाएगा? डस्टबिन में चल जाएगा कि रिसाइकलिंग बिन में चल जाएगा, या वेस्ट बिन में चल जाएगा, या रिफाइकल वेस्ट बिन में चल जाएगा? तो उसका सही उत्तर आप लोग भी जानते हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट आप कोई चीज़ डिलीट कर दिए तो वो रिसाइकलिंग बिन में चला जाता है। बहुत साधारण था, उसके बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होगा जो कंप्यूटर से थोड़ा भी जुड़े होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 8 जो है इसमें डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए उसका शॉर्टकट कुंजी क्या हो? शॉर्टकट की पूछता है, समझे, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। तो उसका होगा कंट्रोल-शिफ्ट-N। क्या होगा? ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के एन दबाइएगा तो क्या हो जाएगा? उसका शॉर्टकट जो है आपका एक नया फोल्डर बन के न्यू से आप लोग को पता होगा। देखिए कंट्रोल-शिफ्ट-और-N, एन का मतलब क्या होता है? न्यू। तो एक नया चाहिए तो न्यू माने क्या होता है? नया। तो नया फाइल क्रिएट हो गया, ज़्यादा लगाने की दिमाग जरूरत नहीं है। तो ये विंडो 8 में जो आप जिसके पास विंडो 8 है पुराना वर्जन हो गया, अभी तो विंडो 11 12 चल रहा है, तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन विंडो 8 का पूछ रहा है, बहुत पुराना पूछ रहा है, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादातर उसका यूज होता था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप पर तारीख और समय खाली स्थान पर होते हैं, किस पर होते हैं? टास्क बार पर आता है कि माई कंप्यूटर पर आता है, या रियल ये क्या बोलता है, रियल कलिनी व्हील बोलते हैं उसका, या ए और बी दोनों? तो एक होता है टास्क बार, एक होता है मेनू बार, जिसको माई बार लिखा है यहाँ, मेनू बार होता है। तो ये जो है आपको, ये होता है आपको टास्क बार पर। तो ऑप्शन ए उसको याद रखिएगा। तारीख समय जो नीचे आप देखे होंगे उसको टास्क बार बोलते हैं, उस पर लगा हुआ रहता है जो आपको दाएं तरफ दिखता होगा। समय तारीख सेटिंग करने के लिए भी आपको वहां पर क्लिक कर डबल क्लिक करेंगे तो एक घड़ी का आइकन आएगा, उस पर कैलेंडर पर जा करके उसका तारीख और समय आप सेट कर सकते हैं। कभी किए होंगे और नहीं किए हैं तो यही उसका करने का प्रोसेस है। चलिए, तो 98 का ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब हम विंडो प्लस ई दबाते हैं, जब विंडो के साथ ई दबाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या होगा? देखिए एक बार, विंडो की जो रहता है कंट्रोल की के बस बगल में, तो उस विंडो की को दबा करके ई को दबाइए तो क्या होगा? फाइल बंद हो जाएगा, विंडोज अनुप्रयोग एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, या इंटरनेट ब्राउजर खुल जाएगा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपको कि फाइल एक्सप्लोरर जो है खुल जाएगा। कौन खुल जाएगा? एक बार करके देखिएगा, विंडो के साथ ई दबा के देखिएगा तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक विंडोज की जो होता है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता से पृष्ठ यानी हेल्प पेज जो है खुलता है? ये जो आपको फार्मूला बार में देखे होंगे F1 F2 जितना, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। उसको भी याद रखिएगा, बोल देगा F1 F2 से जो दर्शाता है उसको कौन सा बार बोलते हैं, है ना, टाइटल बार या फार्मूला बार। तो उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं टेक्स्ट बार नहीं, टेक्स्ट बार में ही है, उससे मेनू बार में उसको, लेकिन क्या बोलते हैं, सॉरी कीबोर्ड पर आता है, और कीबोर्ड पर जो चीज़ दर्शाता है उसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला बार। F1 से F से फार्मूला याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, हेल्प के लिए क्या चाहिए ये पूछ रहा है। तो हेल्प के लिए हम लोग को चाहिए F1। क्या चाहिए? F1 दबा दीजिए, आपको विंडोज का जो फाइल F1 दबाने से आपको प्रोग्राम में हेल्प पेज खोलता है। F1 दबाने से क्या खोलता है? हेल्प पेज खोलता है, उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को टेक्स्ट पर लागू किया जाने और वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है?
तो ये आप लोग को पता है तो जल्दी कमेंट्स कीजिए। इसका जो है सबसे छोटा आकार होता है 1, उसको आप लोग याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे छोटा पॉइंट साइज है 1 का, और सबसे बड़ा साइज किसका है याद, अगर बड़ा पूछ दे तब क्या करिएगा, ये तो सबसे छोटा था, सॉरी 2 मिनट, ये क्या था, सबसे छोटा था, है ना। और अगर सबसे बड़ा पूछ दे तब क्या बोलगा, सबसे, ये याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज टेक्स्ट को लागू किए जाने के लिए सबसे छोटा जो है फॉन्ट होता है 1, और सबसे बड़ा फॉन्ट अगर पूछ दिया तो सबसे बड़ा फॉन्ट का आप लोग लिख लेंगे। सबसे बड़ा फॉन्ट कितना होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए 161638 होता है, यानी 1638 कितना होता है, सॉरी 1638 होता है। और डिफॉल्ट रूप में 8 होता है, ये जो है ये डिफॉल्ट रूप है, डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट फॉर्म में रहता है ना, ये डिफॉल्ट फॉर्म में रहता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट किए गए टेस्ट, अगर कोई भी टेस्ट को आप सेलेक्ट कर लिए पूर्णतः उसे बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन पर क्लिक करके फिर क्लिक करेंगे, फिर किस पर क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है आपको, आप बताइए अपर केस में, अपर ऑल में, या कैप्स लॉक में, या लॉक अपर में, जल्दी से उसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। उसका सही उत्तर होगा अपर केस में, ऑप्शन बी जो उसका बिल्कुल सही है। अगर सेलेक्ट किए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में आपको परिवर्तित करना है तो उसको चेंज केस को क्या करना, अपर मतलब हुआ ऊपर, अपर केस में आपको उसका बटन को क्लिक कर देना होगा, है ना। आप लोग याद रखें, निम्नलिखित विकल्पों के असंगत विकल्प चुने, उसमें कौन सा असंगत है, आप विकल्प तो दिया है, यहाँ सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, उसके बाद इटैलिक लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि एक तरह से रीजनिंग तरह से कंप्यूटर पूछ रहा है, उसमें असंगत कौन है, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, या सब स्क्रिप्ट। तो आप लोग को पता होगा कि सब स्क्रिप्ट जो है ये अलग चीज़ है, क्या होता है सब स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट एक कैलेंडर है जिसमें नंबर अक्षर चिन्ह होता है, ये सब स्क्रिप्ट क्या है, एक कैलेंडर का काम करता है, ये कैलेंडर है। और इतना जो आप इटैलिक बोल्ड ये सब जो देख रहे हैं, ये सब आप लोग को याद रखना है कि जितना भी ये देख रहे हैं ये नॉर्मल लाइन, ये जो जबकि अंडर बोल्ड ये सब जो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये जितने भी है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है, इटैलिक बोल्ड ये सब टेक्स्ट है, ये एक कैलेंडर में रहता है, क्या नाम है उसका, सब स्क्रिप्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट में उसका नंबर अक्षर चिन्ह होता है उसमें, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग जो होता है किसका उदाहरण है, ये जो है उदाहरण है किसका, इफेक्ट का, टेक्स्ट डिजाइन का, टेक्स्ट इफेक्ट का, या टेक्स्ट स्टाइल का, तो ये टेक्स्ट स्टाइल का। इसमें आप बोल्ड स्टाइल का नहीं, स्टाइल से नहीं लगता है, कोई अक्षर आप लिख दिए, जैसे आप लिख दिए, मान के चलिए आप राम लिख दिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, बिना सेलेक्ट के नहीं होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, कंट्रोल ए दबा करके सेलेक्ट करता है, शॉर्टकट की है, उस पर के बाद उसमें आप जो चाहें बोल्ड बने, इटैलिक बने, अंडरलाइन बनाए, कलर चेंज करे, सब ये टेक्स्ट स्टाइल में होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाया गया फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एसवीजी का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है एसवीजी का, तो एसवीजी का जो पूर्ण रूप होता है उसको बोलते हैं, ये देखिए ये उसका पूर्ण रूप है क्या ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये जो देखते हैं सीरियल व्हीकल ग्राफिक्स ये सब नहीं होता, उसका होता है स्केलेबल, याद रखिएगा, एस से स्केलेबल, वे से वेक्टर्स, और जी से ग्राफिक्स, ये जो है ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसको एक तरह से क्या होता है, ये द्विविमीय होता है, और उसको एक्सएलएम, इसका यूज जो है किस में होता है, उसको भी XML में इसका यूज होता है, XML में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्स प्रोजेक्ट कोड यानी यूपीसी, यूनिवर्स
प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट जो होता है यूनिवर्स प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्स प्रोडक्ट कोड का स्वीकार किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो उसको किया जाता है बार कोड के लिए। याद रखिएगा यूनिवर्स ये जो प्रोजेक्ट कोड जो है, ये प्रोडक्ट कोड जो होता है किसके लिए, बार कोड के लिए यूज होता है। तो आपको पूछ देगा यूपीसी का यूज किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा यूपीसी का जो है यूज जो है बार कोड के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर यानी कंप्यूटर क्या है, लिटरेट, कंप्यूटर लिटरेट का जिला है, कौन सा है, अन अड़ान अड़ानाकुलम, सॉरी अड़ानाकुलम है ना, विल्लुपुरम है ना, थिरुवुल्लपुरम या मलपुरम, केरल। तो ये जो है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जो है, इसका याद रखिए एक तरह से ये आपका करंट हो गया। ये है मललपुरम जो केरल में है, केरल सबसे शिक्षित में सबसे आगे है, वो भी आप लोग को याद होगा। निम्नलिखित में कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी जीएसएम का कुल में से नहीं है, जीएसएम के कुल में से नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें से आपको देख लेना होगा कि कौन सा होगा सही उत्तर, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये डीएसएल जो है, ये उसका जो है बेतार प्रौद्योगिकी नहीं है। डीएसएल क्या होता है, ये बेतार प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं उसको जीएसएम बोलते हैं, जीएसएम बोलते हैं, ईएज बोल सकते हैं उसको आप, या एलटीई दोनों आते हैं। जबकि डीएसएल का प्रयोग टेलीफोन लाइन तथा डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। डीएसएल का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसको याद रखिएगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर लाइन, है ना, इसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल फोन को प्रयुक्त यानी मोबाइल फोन में जो प्रयुक्त होता है कौन, सीडीएमए, सीडीएमए ये प्रौद्योगिक है, ये किस प्रकार का प्रौद्योगिक है, ये पूछ रहा है आपको। ये जो है आपको चार ऑप्शन दिया, आप लोग कमेंट्स कीजिए किस प्रकार का प्रौद्योगिक है। तो ये है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी डी एम ए। तो सी डी एम ए जो है, सी डी एम ए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, तो कमेंट्स में बताइए प्लीज़। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए, और आप लोग हमेशा वीडियो पर बने रहिए, और जितने भी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, वीडियो सेक्शन में डाला हुआ सब वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए, क्योंकि प्रत्येक जितना भी स्टेट है कुछ ना कुछ हम सभी में से डालें। आप लोग को जो यूज में आता है उसको ले लीजिए, रेस्ट को छोड़ दीजिए, और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए। थोड़ा सा मेरा चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।